नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। चलते चलते मैंने विमान पर नजर डाली। उसका नाम कोणार्क था। क्या कुछ ही घंटे पहले हम उत्साहित यात्रा के विचार से उत्फुल्ल इस पर चढ़े थे। मैंने शैंपेन पी थी। अब वह कितनी दूर, कितनी पकड़ से बाहर का क्षण लग रहा था। मैं रो नहीं रही थी, चुप थी, स्तब्ध। जैसे छोटे बच्चे को अप्रत्याशित चाटा लग जाए तो रोता नहीं है, स्तब्ध रह जाता है, वैसे ही दिल पर जैसे एक अनाम शोक, भय, संताप की गहरी परत जम गई थी। मैं एयर होस्टेस के साथ निकली और वह मुझे वीआईपी लाउंज में ले गई। बैठिए, कुछ चाय कॉफी, वो पूछ रही थी। मैं हदबुद्धि उसे देख रही थी। आंखें सब कुछ देख चुकने के बाद भी जैसे पति की प्रतीक्षा कर रही थी कि अभी आह्लाद भरी मुस्कान के साथ आकर सामने खड़े हो जाएंगे। एक दंपत्ति हमारी ओर बढ़े। वह सोफे पर बैठे जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। स्त्री ने मेरा हाथ पकड़ा पर कुछ कहा नहीं। पति ने कहा, हमें बहुत दुख और सदमा है। फिर एक छोटे अंतराल के बाद, हम रूथ और रेचल के माता पिता आप दोनों को रिसीव करने आए थे, पर यहाँ आकर मालूम हुआ। हम तीनों चुप खड़े थे। एयर होस्टेस की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कुछ हटकर खड़ी हुई थी। आप हमारे साथ चलें, रूथ रेचल के पिता ने कहा। कई कानूनी कार्रवाइयाँ बाकी हैं। आप फिक्र न करें, हमारी फर्म सब संभाल लेगी। थैंक यू, मैंने कहा। मुझे लगा कि मैं रो पड़ूंगी, पर पब्लिक जगह में कोई रोता धोता नहीं। यदि आप माइंड ना करें तो मैं होटल जाना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है, वह हर बात दोहराते थे। मैंने भारत परिवार को खबर भेज दी है। उनकी पत्नी ने कहा, जैसा आप चाहें, मगर अकेली कैसे रहेंगी? तीनों चुप। मैंने कहा, बहुत थकी हुई हूँ। पिता, जिनका नाम मुझे बाद में पता चला, इसाक गोल्डबर्ग, और माँ रिबेका, दोनों साथ हो लिए। एयरपोर्ट से सामान लेना, उनकी गाड़ी में बैठना, होटल पहुँचना, सब मेरे आगे धुतला धुतला था। क्या मैं फिर किसी तलैया में डूबती जा रही थी, निष्क्रिय, बिना चीखों के, बिना छटपटाहट या हाथ पैर मारे? यह एक अयथार्थ, धुंध भरा संसार ही तो था जहां मैं दृष्टिहीन चलती जा रही थी। वे दोनों कुछ देर मेरे साथ रुके। तुम थकी हो और जेट लैग भी हो रहा होगा। हम शाम को फिर आएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ। धन्यवाद, मुझे लगता है कि मैं सो जाऊंगी। शाम को जरूर आए। ये मेरे सब थे। कहाँ से निकल रहे थे? जैसे एक भारी चट्टान के नीचे दब गए प्राणी के बोल रो। चलो, इसाक गोल्डबर्ग ने अपनी पत्नी से कहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दबाया। तुम्हें इस समय बहुत बहादुर बनना होगा। और वे चले गए। यूरोप में पहले भी ऐसे शानदार होटलों में पति के साथ रह चुकी हूँ, पर इन 2-3 कमरों के सेट की सज्जा ही अलग है। दीवार पर भारतीय कला के चित्र, कोने में एक बड़ा सा चांदी का बाज जिसमें बहुत बड़ा गुलदस्ता लगा है। पति को यात्रा और होटल में विलासतापूर्ण निवास अच्छा लगता था। बढ़िया होटल, खान पान, साज सज्जा, सब प्रकार की सुविधाएं। मैं कमरे में खड़ी हूँ। मेज पर फलों की टोकरी रखी है। सोफे पर मखमल, जरी और ब्रॉकेट के कुशन है। बैठक में 2 दर्जन लाल गुलाब, जिन पर लिखा है स्वागत और मेरा नाम। मैं कार्ड हाथ में लिए खड़ी हूँ। कार्ड हाथ से गिर जाता है और मैं गिर जाने देती हूँ। वह हर बात की पहले से ही कल्पना कर लेते थे। फिर मैं तो बहुत कल्पनाहीन, परिपाटी, प्रिय, शुष्क सी स्त्री हूँ। गुलाब के अतिरिक्त मुझे बहुत कम फूलों की जानकारी है, इसीलिए ये मेरे लिए लाल गुलाब ही। पर यह मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। मेरी उत्फुल्ल यात्रा अब शव यात्रा बन गई है। मैं पलंग पर कटे वृक्ष की तरह गिर गई। आंखें बंद करने पर भी ध्यान बार बार उधर चला जाता कि पति का प्राणहीन शरीर कहाँ होगा। मैं उस एयर कंडीशन मुर्दा घर के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, न उन कोष्ठकों की जहाँ वस्त्रहीन शव रखे जाते हैं, केवल अंगूठे पर एक बिल्ला व्यक्ति के नाम का। अब मैं इन 2 बड़े कमरों में बड़े पलंग पर अकेली थी, शून्य, भाव शून्य। बार बार अपने को एहसास दिलाने की कोशिश करती कि पति अब नहीं है। शायद पोस्टमार्टम की ठंडी मेज पर तेज निर्दय बिजली के नीचे उनका वस्त्रहीन शरीर पड़ा होगा, नग्न, उघड़ा हुआ। और डॉक्टर, नहीं, आगे नहीं सोचूंगी। चलो पीछे मुड़ो, मुड़ कर देखो वो सब मतवाले क्षण जो अब लौट कर नहीं आएंगे। जीवन अपनी दूरी से हटकर टेढ़ा हो गया है। उसे कैसे वापस दूरी पर लाऊंगी, यह मैं समझ नहीं पा रही थी। तो फिर ऐसे ही कभी शून्य, कभी पिघलता हुआ तीक्ष्ण दर्द।
ब्याह के प्रथम दिनों में उन्होंने सवाल किया था, तुम सुखी हो? तुम सुखी हो ना मेरी प्यारी? उनका संबोधन पर मैं मुस्कुरा पड़ी थी। उन प्रथम दिनों में बार बार शरीर को ढकने का प्रयत्न करती थी, कभी चादर, कभी कंबल, कभी बेड कवर। संतुष्ट मेरा पूरा शरीर एक अनचिन्ही पर सुखद अनुभूति से परिपूर्ण था। सुखी, ये कैसा प्रश्न था? ऐसे आत्मीय अतरंग क्षण में उपचुप होने के बजाय पति नामक व्यक्ति मुझसे आत्मविश्लेषण की अपेक्षा कर रहा था। इस विशिष्ट क्षण में शायद हाँ, पूरी पूरी, परंतु बस चुप, एकदम चुप। मैंने अपने को बटोरकर उठने का उपक्रम किया। उन्होंने मुझे फिर बाहों में घेर लिया। अभी तो सारी जिंदगी बाकी है मेरी जान। उनका शरीर हमेशा उष्ण सा रहता था, जैसे हल्का सा ज्वर हो। दिल समगति से धड़कता रहता था। उनकी उंगलियां लंबी लंबी थीं और स्पर्श कोमल। वह केवल एक सोने की मोटी सी अंगूठी पहनते थे, पर वो कभी मुझे चुभी नहीं। पर उस पर उकेरी हुई उस ग्रीक देवी की आकृति हमारे समागम पर अवश्य मुस्कुराती होगी, अगर मुस्कुरा सकती तो। वहां भारत से आने में संबंधियों को 2-3 दिन तो लगेंगे ही। कल से रिवेका लगातार मेरे पास ही है। सुबह 9, साढ़े 9 बजे पति को उनके दफ्तर छोड़कर आ जाती हैं। कॉफ़ी मंगवाती हैं और बहुत इसरार के साथ मुझे पीने को बाध्य करती हूँ। लगता है उन्हें हर स्थिति को कंट्रोल में करने की आदत है। वो नेवी रंग की स्कर्ट और जैकेट पहनती हैं। जैकेट कुर्सी के हत्थे पर तहा कर रख देती हैं। उस पर अरमानी का लेबल लगा है। मैं चुप हूँ। भारत से बड़े भैया और भाभी तो आएंगे ही, शायद मम्मी भी, पर उनके आने की संभावना कब है? अभी कुछ समय पहले तो गई हैं। तब शिखा आंटी ने टिकट ले दिया था, पर अब शायद भाई से मांगने में हिचकिचाए। रिबेका हल्के से पूछती है, पति की वसीयत और जमीन जायदाद के कागजों के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। एक पुराना विल तो इसाक के दफ्तर में है, नया जरूर बनवाया होगा। इस मामले में तुम्हारे पति बहुत सतर्क थे। बरसों पहले रूथ और रेचल के सारे पेपर्स उन्होंने ही बनवाए थे। मैं इसाक से कहूंगी कि फ़ोन करके पता कर लें। यहाँ परदेश में रहकर क्या करोगी? तुम तो शायद वापस जाना ही पसंद करोगी। मैं अब भी चुप हूँ। क्या कोई और विकल्प है? एक व्यक्ति था जिसने मुझे शिद्दत से चाहा था, अपने प्यार से अपाद मस्तक सराबोर कर दिया था, जो प्यार करने के बाद याददाश्त से कविता की पंक्तियां गुनगुनाता था, कभी कभी ऐसी भाषा जो मैं समझ नहीं पाती थी। वह व्यक्ति जो कुछ समय तक मेरी जिंदगी का साझेदार रहा था, अब नहीं है। मुझे रोना चाहिए, पर अब रुलाई या एक आंसू तक नहीं है। मैं अपने अंदर अपनी भावनाओं को खखोलती हूँ। वहाँ एक सन्नाटा है, कोई रुदन नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल एक रिक्तता, दूर दूर तक एक खालीपन, पर एक गहरी उदासी। क्या यही उदासी खालीपन अब मेरा साथी है? परिवार 2-3 दिन में आ जाएगा, रिवेका ने दोहराया। कुछ देर चुप रहकर बोली, अंतिम संस्कार में पहनने के लिए तुम्हारे पास कपड़े हैं? सादी सी काली साड़ी? नहीं तो एक पैंट सूट खरीदवा दूं। स्कर्ट या फ्रॉक तो शायद तुम पहनना पसंद न करो। हमारे यहाँ स्त्रियां शव यात्रा में नहीं जाती। शव यात्रा क्या? शव तो पोस्टमार्टम के बाद सौगरी ही चला जाएगा ना? चला गया? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, उन लोगों की बहन आकर ले जाती है, फिर वहाँ तैयार करके कॉफिन खुला रहना पसंद करोगी या बंद? मैं उनकी तरफ एकटक देखती रही। खैर तुम चिंता न करो, परिवार वालों को आने दो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने जैसे अपने आप से कहा। लो ये गोली खा लो, बेकार मानसिक कष्ट झेलने से क्या फ़ायदा। 2-1 घंटे आराम कर लो, फिर हम लंच के लिए अगर तुम्हारा मन हुआ तो बाहर चले जाएंगे, नहीं तो यहीं मंगा लेंगे। आप परेशान क्यों? रिबेका ने मुझे पीले रंग की आधी गोली पकड़ा दी, फिर पानी का गिलास देती हूँ। कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें इन दिनों अकेला नहीं रहना चाहिए। तुम सो लो, तब तक मैं अपनी किताब पढ़ूंगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई विषाद क्यों नहीं महसूस हो रहा है? ये कैसा सन्नाटा है भीतर बाहर। मैंने उन्हें कितना चाहा, स्वयं अंदाजा नहीं है। साथ रही सुख होगा, और अब जब वो नहीं है तो औरों की तरह मैं छाती पीट कर बूंद पर लेटकर क्यों नहीं धाड़ मार मार कर रो पा रही हूँ? बेवा, मैं अब एक बेवा हूँ। जैसे एकदम जिंदगी खाली और हल्की हो गई है। किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी अब मुझ पर नहीं है। मैं अकेली हूँ, खाली हूँ, और अभी तो कितनी लंबी जिंदगी सामने है। मैं पति को याद करती हूँ। दुबला शरीर, एकदम उजला रंग, प्रशस्त ललाट और गहरी प्रखर दृष्टि, कभी मधुर, कभी स्निग्ध। कभी कभी उन्हें अपनी ओर एकटक देखता पाती थी। दृष्टि मिलने पर हल्के से मुस्कुरा पड़ते थे, और मैं हाथ में फटा मोजा या धुलने के लिए तौलिया, बैगन, शलजम काटने के लिए चाकू, ऐसी कोई जिंदगी में काम आने वाली चीज पकड़े पकड़े
अक्सर उस मुस्कान का जवाब भी नहीं देती थी। मैं सचमुच एक मूर्खा, एक सतही और उथले व्यक्तित्व वाली स्त्री हूँ। इतना चाहने वाला पति अचानक मर गया और अब 2 दिन बाद मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं है, होठों पर एक आह भी नहीं है। सचमुच मैं हैरान हूँ अपने इस ठंडेपन पर, मन की इस विरक्ति से, शोक की इस अनुपस्थिति से। इसका मतलब क्या है? मैं इसी बिंदु पर अटकी हुई हूँ, हैरान हूँ अपने आप पर आंसुओं की अनुपस्थिति शोक की अनुपस्थिति तो नहीं होती। रिबेका ने लंच ऑर्डर करने से पहले मुझसे पूछा नहीं। रूम सर्विस वाला बैरा सामने मेज पर सजा जाता है। पालक पनीर है, तड़के वाली पीली दाल, शायद चने की, सलाद और नान की टोकरी, एक छोटी प्लेट में पापड़ी चाट और एक में गाजर मूली और टमाटर का सलाद। कुछ और? रिबका पूछती है। नहीं, मैं सिर हिला देती हूँ। 2 प्लेट गुलाब जामुन और 2 मैंगो लस्सी। फिर वो स्वयं कहती है, 2 अमेरिकन भारतीय बेटियों की माँ हूँ मैं। सप्ताह में एक बार हम भारतीय खाना जरूर खाते हैं। ताज्जुब है, आंसू चाहे ना हो। कई दिन बाद भूख लगाई थी। रेबेका को सोचने लगी। मेरे पास काले रंग की साड़ी है, हल्का पारसी काम है, तुम पहन सकती हो अगर बुरा ना मानो, मगर वो ड्रेस की तरह सिली हुई है, चुन्नट की जगह जिप लगी है। मैंने सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, दिखा दें, उनका मन रखने के लिए। शाम को इसहाक आए तो बोले, वह सब कल दोपहर तक आ जाएंगे। इतनी जल्दी? रेबेका ने पूछा। हाँ, वीजा झटपट मिल गया। मैंने सारे पेपर्स कंसुलेट को फैक्स करवा दिए। फिर मेरी ओर मुड़ कर बोली, तुम हमारे साथ चलो ना, अकेले रात कैसे काटोगी? धन्यवाद, मैं नींद की दवा ले लूँगी। वैसे बाहर गलियारे में द्वारपालिन लड़की तो रात भर बैठी ही रहेगी। रेबेका ने इस बार पूरी गोली दी, फिर शीशी बंद करके पर्स में डाल दी। टाटा ग्रुप के होटल होने का फायदा है, हिंदी चैनल है। उन्होंने कहा, टीवी देख लेना, जल्द ही नींद आ जाएगी। उस पर कोई हिंदी फिल्म शुरू हो गई थी। उसे देखते हुए कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैं दिल्ली में हूँ, नवाबगढ़ी में। पति अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए कुछ लिख पढ़ रहे हैं। माधव मोहन काम खत्म करके नीचे सोने चला गया है और मैं मुलायम गद्दे और तकियों में धसी हुई टीवी देखते हुए फालतू समय काट रही हूँ। फर्क केवल इतना है कि इस होटल की चादरें बेहद चिकनी और गद्दा तकिए बहुत मुलायम है। पर सौ तो अब एयर कंडीशंस कोष्टक में रखा होगा। नग्न, केवल अंगूठे में नाम का बिल्ला। अब तक तो पूरा अकड़ गया होगा, जमकर। और तब ऊपर से नीचे तक, अंदर, बहुत अंदर झकझोरता हुआ एक आंसू टपका, एक आंसू, उसके बाद एक और, फिर बाढ़, हिचकियाँ। मैंने टीवी की आवाज़ तेज कर दी जिससे मेरा हाहाकार बाहर तक ना सुनाई दे। पर न जाने क्या क्या, कहाँ कहाँ की छवियां मन में उभरने लगी, तेजी से उमड़ती और लोप हो जाती। एक पुरानी पद्धति से बने दुर्ग की बुर्जी, अंधेरा। मेरे दिल में इतना दुख क्यों उमड़ रहा है? चेहरे पर हवा का ठंडा थपेड़ा और एक चीख जो पूरे अस्तित्व को झकोर जोड़ती है। अपने को बुर्जी से कूद कर मिटा देने की अतीव इच्छा। मेरे गाल आंसुओं से क्यों तर हैं? और ये कौन पागल सा आदमी धन कुच्ची तारो गाता हुआ किस ओर चला जा रहा है? कौन और कहाँ हूँ मैं? किसी राजमहल में या किसी पुरानी वैभवशाली इमारत में? ये पेड़ों पर सेव क्यों लटक रहे हैं? क्या है ये सब भूल भुलैया? मेरी आँख खुल जाती है, मेरे काल गीले हैं। टेलीविजन खुला ही है और अब रात के अंधेरे में कोई संत सीमाहीन प्रेम पर प्रवचन दे रहे हैं। मेरा हाथ अंधेरे पर घंटी पर पड़ गया और कुछ ही क्षणों में दरवाजे पर थपकी। कुछ चाहिए मैडम? एक अमेरिकी आवाज पूछ रही थी। डगमगाती हुई दुनिया स्थिर हो जाती है। यह होटल, यह राजभवन की तरह सजा हुआ कमरा, यथार्थ की दुनिया। दरवाजे पर फिर थपकी पड़ती है। उसे खोलना ही पड़ेगा। वह स्त्री भारतीय है। आप तो ठीक तो है ना? वह पहले अंग्रेजी में पूछती है। मैं सिर हिलाती हूँ, जैसे एक तंद्रा में जाग रही हूँ, पर सचेत नहीं। कोई ज़रूरत पड़े तो वह हिंदी बोलती है, पर गुजराती लहजे में। मैं यहाँ बाहर ही हूँ और हाँ, आपके लिए यह ब्रीफकेस है, एयरलाइन ने भेजा है, जहाज में छूट गया होगा। उन सब के आने में 2 दिन लगे। मुझे पता नहीं था कि कौन कौन आएगा। दिल्ली वाले तो सीधे उठकर आ जाएंगे, पर भोपाल से आने में कुछ समय लगेगा। कमरे में मैं अकेली थी। सुबह थी, रिबिका अभी नहीं आई थी। घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला। लोगों का एक छोटा सा समूह दरवाजे के बाहर था। आगे जेठ और जेठानी जी, उनके पीछे 2 स्त्रियां, कई युवक जो अनजान और अपरिचित थे,
जेठानी जी जो कभी भाव प्रदर्शन नहीं करती थी, इस समय रोने लगी। मुझे हल्के से आलिंगन में लिया और रोती हुई बोली, सब उजड़ गया। उनके पीछे खड़ी हुई स्त्री सस्वर रोने लगी। हम तो लुट गए, अरे इतनी जल्दी क्यों चले गए। कई युवक अस्वस्थी की मुद्रा में खड़े हुए थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं अम्मा नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सफेद सिल्क की साड़ी, सिंदूर, बिंदी युक्त यह महिला जैसे लड़खड़ाकर फर्श पर बैठ गई। पल्ला आंखों पर रखकर सस्वर रोदन करने लगी। जेठानी जी ने हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठा लिया। पति को देखा। जेठ जी ने खकार कर कहा, यह अमृत कला है। बम बोला कि वो ठिठके, पहली पत्नी और ये उनके 4 बेटे। मेरे दिल पर जैसे घूसा पड़ा। मैं विभ्रमित सबको देख रही थी। 4 बेटे, पहली पत्नी, डाइवोर्स कर दिया था। जेठानी जी ने धीमे स्वर से कहा, तुम्हें तो पता ही होगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं, एक पूरा का पूरा परिवार। और यह बात पति ने मुझसे छिपाई, सभी ने। मैं उठकर अंदर कमरे में चली गई, पलंग पर बैठ गई। बैठक से आवाजें आती रहीं, सामान आ गया, स्वर सामान्य हो गए थे। 2 कमरों में कौन कहाँ सोएगा, बातचीत चालू हो गई थी। परिवार यहीं रहेगा। कोई रूम सर्विस पर चाय नाश्ता ऑर्डर करने लगा था। जेठ जी ने हल्के से दरवाजा खोला। मैं नीचे जाकर 2 कमरों का प्रबंध करता हूँ। उनके अपने कमरे में जाने के बाद मैं चुपचाप जाकर पलंग पर लेट गई। मैं एकदम सुन्न थी। मुझसे पहले जो उनका जीवन था, उसमें एक अदद तलाकशुदा पत्नी और 4 बेटे और एक बहू भी थी। पर उनका अतीत था और उन्होंने न जाने क्या सोचकर इस अतीत से मुझे अपरिचित रखा। मैंने मन में झांका, न क्रोध न दुख, केवल एक गहरा गहरा अंधकार जिसमें मेरी सारी व्यथा कहीं छुप कर बैठी होगी। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। कभी कभी मेरे शरीर का रोम रोम बिलखने लगता और कभी वो सब चुप कर शांत हो जाता। दरवाजे पर थाप पड़ी। मैंने दरवाजा खोला। जेठ जेठानी जी के साथ रिबिका और गोल्डबर्ग थे। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, रख लो, रिबिका ने कहा। कपड़े नए थे क्योंकि उनमें टैग लटक रहे थे। ठंडक पड़ने लगी है। ये लंबी स्कर्ट और स्वेटर बूट्स बाद में ले लेना, तुम्हारा नाप नहीं मालूम था। और कोट मैं अपना ले आई हूँ, यह भी नया सा ही है, कुछ दिनों के लिए। अगर चाह नहीं तो नया ले लेना, अभी कुछ दिन इसी से काम चला लो। थैंक यू, आप मेरी सब जरूरतों के बारे में सोच रही हैं, मैंने फंसे गले से कहा। ऊपर और नीचे की मंजिलों में कितना फर्क था। मेरा कमरा छोटा और घुटा हुआ था। खिड़की के बाहर मुख्य सड़क नहीं, पिछवाड़े की गली नजर आ रही थी, जहाँ होटल की मिनी ट्रकें और प्रतीक्षा करती टैक्सियों की कतार थी। एक सकरा पलंग, छोटा सा टीवी, एक कुर्सी, क्या यही मेरी जरूरतें बन गई थी? और वो ऊपर वाला शानदार 2 कमरों का सेट जो पति ने मेरे और अपने लिए बुक कराया था, जहाँ शयन कक्ष अलग था, बैठक अलग थी, एक बालकनी थी और चाय कॉफी बनाने का प्रबंध भी। वहाँ उनकी असली परिवार टिक गया था, उनके बेटे, उनकी बहू। जब भी उन लोगों के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल तड़प उठता। कितना लंबा विवाहित जीवन गुजारा होगा और मेरे साथ सिर्फ 6-7 महीने। अब मैं इस अंधेरे से कमरे में चुपचाप बैठी थी, निरर्थक। उनके जाने के बाद मैं जैसे जीरो बना दी गई थी। अब जेठ जी ने सारा भार ले लिया था, सौ दहन से लेकर बच्चों को शहर घुमाने फिराने का। बच्चों को बाप से क्या लगा होता, सब अपने पैसे से टिकट लेकर आए थे, तो थोड़ी बहुत सैर तो बनती थी। गोल्डबर्ग और रिबेका रोजाना आते थे। मैं अपने आप में अकेलेपन में रोती हूँ, कभी बिलक बिलक कर, हिचकियाँ सिसकियों के साथ, और कभी एकदम निढाल निःशब्द आंसुओं का कनपटी से होकर तकिए पर विलीन होना महसूस करती हूँ। पहली पत्नी, पहला विवाह, 4 पूर्ण युवा बेटे, बहू, मेरे अलावा एक और संसार, एक और समानांतर जीवन अपनी गति पर चला जा रहा था। नाम भी क्या, मृत्युंजय, शत्रुंजय, और तीसरे चौथे के भी ऐसे ही होंगे। अभी तो उन्हें वट्टन और छुट्टन ही बुलाया जा रहा था। वह 20-22 साल की भ्रमित सी, संचित सी पुत्रवधू, शायद वंदना, और उच्च स्वर में विलाप उस पुरुष के लिए जो मेरा भी प्राण प्रिय था, मेरा भी पति था। मैं अपने हाहाकार के साथ कभी इतनी अकेली नहीं थी। बाहर दुनिया बिखरी हुई, चौड़ी सड़कें, यातायात, पत्तियों के बिना नग्न वृक्ष, उधर चार्ल्स नदी का विस्तार, उसके पार विद्यार्थियों की आवाजाही होगी, कक्षाएं चल रही होंगी, कॉफी हाउस में भीड़ होगी, टूरिस्ट दुकान दुकान पर घूम रहे होंगे। मैं भी तो यही सब करने आई थी यहाँ, पर अब मैं अकेली हूँ। ऐसा हो जाएगा ये तो कभी सोचा भी ना था। मालूम नहीं खिड़की के मोटे पर्दों के पार दिन है या रात। मैं उठकर बैठ गई हूँ, गाल पोंछ लिए हैं, पानी के कुछ घूंट पीती हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ?
कैसे अपने विचारों और यथार्थ से पीछा छुड़ाऊं। मैंने उठकर टीवी चला दिया। कोई हिंदी चैनल पहले से ही लगा था। उस पर कोई फिल्म आ रही थी। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं का संगीत गूंजने लगा। मैंने टीवी बंद कर दिया। मेरा दुख अगाध है। मैं चुप हूँ, रोती हूँ, फिर चुप हो जाती हूँ। कोई पुचकारने वाला, दिलासा देने वाला या अखबार में भरकर हृदय से सटा लेने वाला नहीं है। कोई पानी का गिलास लेकर नहीं खड़ा है। इस अनंत दुख का साझेदार कोई नहीं है। केवल मैं हूँ, अकेली। मैं जाकर बाथरूम के फर्श पर लेट जाती हूँ। संगमरमर के ठंडेपन से मेरे तपते शरीर को थोड़ी राहत मिलती है। मैं आंखें बंद कर लेती, फिर आसपास का संसार चेतना में संक्रमण करता रहता है। सन्नाटे में एकाएक टीवी अपने आप चालू हो गया। शायद किसी ने टाइमर पर लगाकर छोड़ दिया होगा। अब आप देखें, जिंदगी गुलजार है का अगला भाग। क्या मैं उठूं और टीवी बंद कर दूं? मेरी इच्छा हिलने की नहीं है। वैसे ही फर्श पर पड़ी रहती हूँ। हमने कितने प्लान बनाए थे। हम 2 सप्ताह इसी ताज में रहेंगे, फिर अपने फ्लैट में चले जाएंगे। मैं शहर में घूमती रहूंगी और वो पुस्किन की कविताएं पढ़ते रहेंगे। रात को नग्न पेड़ों के तनों के पार हम शहर की झिलमिलाती रोशनी देखेंगे और प्यार करेंगे। एकाएक फोन बजने लगा। घंटी बजती है, रुकती ही नहीं। मैं बस भूखी प्यासी रोने से चुकी हूँ। अंधकार और दुख के गर्त में डूबती उतराती यूं ही पड़ी रहूंगी। अब मैं नितांत अकेली हूँ। दरवाजे पर खटखट कई बार, फिर चाबी घूमती है और एक आवाज पुकारती है, हेलो। कमरे की रोशनी जल जाती है। टीवी चल रहा होगा। कोई है, हेलो। बाथरूम का दरवाजा भड़ाक से खुल जाता है। यूनिफॉर्म पहने एक युवती है। अरे, आप यहाँ फर्श पर ठीक तो हैं? गिर पड़ी क्या? उसके पीछे पीछे रिविका, रेचल और रूथ की माँ। दोनों ने मुझे सहारा देकर उठाया, खड़ा किया, लाकर बिठा दिया। लड़की ने दरवाजा बंद करते हुए अंग्रेजी में कहा, आप ख्याल रखो। फिर रुककर, आपके पति के बारे में जानकर दुख हुआ। यह हुआ यहाँ का शिष्टाचार। धन्यवाद, मैंने कहा। रिबेका कुर्सी पर बैठ गई, मुझे पलंग पर लिटा दिया। कुछ खाया या नहीं? अच्छा, मंगाती हूँ। भूख नहीं है, मैंने छीड़ स्वर में कहा। फिर भी कुछ तो खा लूं, अभी तो तुम्हें बहुत बहादुर बनना है।